Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को आज हम कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे दैट इज बफर स्टॉक एंड स्टोरेज। इन दो पॉइंट्स पर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं इन दोनों को बहुत प्रिसाइज तरीके से कराऊंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं बफर स्टॉक और स्टोरेज की। दोस्तों बफर स्टॉक और स्टोरेज को समझाने से पहले मुझे आपके दिमाग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डालने, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए तो चीज़ें दिक्कत भरी नहीं होंगी। चलो पहले एक बार मैं टॉपिक निकाल देता हूँ। कहाँ पर है ये हमारा बफर स्टॉक? ये रहा बफर स्टॉक का टॉपिक। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। बफर स्टॉक का टॉपिक गवर्नमेंट के लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया वो पहले जानो एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो बात ये है कि अगर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स हैं, इनकी फार्मिंग अगर अच्छी हो गई तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो ये चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मार्केट में जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं और डिमांड अपनी ठीक ठीक होती है, ज़्यादा नहीं होती, जितनी होनी चाहिए उतनी हो, तो ऐसे में प्राइस क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाता है, जिससे फार्मर्स को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फार्मर्स को होती है, आप अपनी फसल लेकर हमारे यहाँ पर आओ, हम आपको एमएसपी के थ्रू इस फसल को खरीद लेंगे। जब आपकी फसल को हम खरीदेंगे तो हमारे गोडाउन में खूब सारी फसलें आ जाएंगी अलग अलग फार्मर से। ऐसे में सरप्लस स्टॉक किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। गवर्नमेंट मार्केट में देख रही है कि एक टाइम ऐसा आ गया कि मान लो टोमेटो या ऑनियन की बात कर लेते हैं, इसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड जो है वो इसकी उतनी है, तो ऐसे में प्राइस लोग क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। आप जानते हो ना, टाइम टू टाइम ऑनियन की प्राइस, टोमेटो के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे में केस में गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक है उसको मार्केट में रिलीज करेगी और रिलीज करके इस कम हुई सप्लाई को क्या कर देगी, बढ़ा देगी या इक्वलिब्रियम पर लेकर आ जाएगी, दोनों बराबर कर देगी। तो प्राइस अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के मल्टीपर्पज होते हैं बफर स्टॉक को मेंटेन करने के पीछे। पहला, फार्मर खुश रहेगा, उसको उसकी फसल अगर नहीं बिक पाई तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी। तो जब फार्मर से खरीदेगी तो क्या होगा, उसके पास स्टॉक बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल बढ़े, तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फिर ये मार्केट में जब रिलीज करते हैं तो इससे सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो जो लोग क्या करते हैं ना, सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती है, वो सिचुएशन मार्केट में नहीं आती। तो फार्मर और कंज्यूमर दोनों को इसका क्या पहुंचता है, बेनिफिट पहुंचता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, बफर स्टॉक। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बफर स्टॉक एक ऐसा रिजर्व होता है कमोडिटी का जो कि ऑफसेट करता है प्राइसेस के फ्लक्चुएशन होने की वजह से, कि प्राइस कल को फ्लक्चुएट ना हो तो गवर्नमेंट उसका क्या करके रखती है, स्टॉक बना के रखती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1969 से स्टार्ट हुआ, जब हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और वो भी कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी 5 ईयर प्लान चल रहे थे। और कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तब इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे आगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बफर स्टॉक को मेंटेन करेगी सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल पूल पे। पूल का मतलब एक समझ लो एक मटका ऐसा है जिसमें ये फसलों को रखा जाएगा। तो इसमें पहली बात ये है कि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करे, मिनिमम बफर स्टॉक अपने पास हमेशा मेंटेन करके चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, तो क्या लगता है उत्तराखंड में फिर उन दिनों तक 1-2 साल तक क्या फार्मिंग हो पाई होगी? नहीं। तो उत्तराखंड वालों ने तो खाना खाना छोड़ दिया होगा? नहीं दोस्तों। ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट जो बफर स्टॉक में ग्रेन्स को रखती है उसको रिलीज करती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर फार्मिंग नहीं हो सकती कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए बफर स्टॉक रखना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2, गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने एक टारगेट सेट करती है कि हमें इतना उसके अंदर फूड ग्रेन डालना ही डालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा 2 तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने फार्मर से खरीदा, इस पूल में इकट्ठा कर लिया। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि मार्केट में अभी सब सही चल रहा है, तो गवर्नमेंट इस पूल को रिलीज करने के लिए क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गरीब लोग होते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं क्या कर देती है, बांट देती है। तो इससे इनका जो स्टॉक है वो क्या होने लगता है, कम लगता है। फिर फार्मर आता है, फिर इस स्टॉक को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मंथली क्या होता है, फूड ग्रेन की सप्लाई की जाती है किसके थ्रू, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में से, जिससे सोसाइटी में क्या पहुंचता है, सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, इसके लिखा हुआ है मीटिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मैंने उत्तराखंड का एग्जांपल दिया, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमारे पास फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता कुछ टाइम के लिए, तो उस केस में जो स्टॉक हमने मेंटेन करके रखा उससे हम अपना काम चलाते हैं। चौथा, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट में सप्लाई कम होती है तो ऐसे केस में प्राइस बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक को रिलीज करती है तो मार्केट में सप्लाई दोबारा से बढ़ जाती है, तो ऐसे प्राइस ड्रॉप हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये फायदा है गवर्नमेंट का बफर स्टॉक को मेंटेन करने के पीछे। ये मैं आपको बता दूं, आपको इसमें क्या याद करना है, इसमें सिर्फ इतना याद करना है, बफर स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया, 1969 में। तब हमारी पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चल रही है, 1 2 3 4 5 कौन सी, 4th प्लान चल रहा था हमारे यहाँ पे। चलो ठीक है, अब
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने कहा जैसे मान लो हमें पल्सेस के यानी दालों के प्राइस को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे डिसाइड किया 2015 के अंदर वो 1.5 मिलियन टन जो है अपने पास बफर स्टॉक रखेंगे पल्सेस का। कल को अगर मान लो प्राइसेस पल्सेस के बढ़ जाते हैं, आप देखते रहे हो ना कि दालों के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको रिलीज करेगी सब्सिडाइज रेट पे, जिससे कि लोगों को उसका फायदा पहुंचेगा और क्या होगा, प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा जिम्मा किसको दिया है, NAFED को दिया है और FCI को। FCI तो आप जानते हो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और NFED का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एक और जिम्मा दिया है SFAC को, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस कॉन्स्टेरियम को। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इनका काम क्या है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसका सही तरीके से बंटवारा, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये उन चीज़ों पर क्या करती है, देख रेख करती है। ठीक है, अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, अपने पास फूड स्टॉक को प्रैक्टिस में लाया हुआ है, और वो क्या करती है अपने पास एक्सेसिव स्टॉक रखती है, जिससे कल को अगर जरूरत पड़े तो हम उस चीज़ का क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए। अब एक बात बताओ, हमारे पास जितना स्टॉक यार्ड है, जितना हमारे पास माल को रखने की शक्ति है, उससे ज़्यादा अगर माल हम खरीद लें तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्सपोर्ट कर देती है, बाहर रिलीज कर देती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर एक WTO का कॉन्सेप्ट आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। थोड़ा सा मुझे आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यार बताना पड़ेगा। वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 169 कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगर इन 169 मेंबर कंट्रीज़ में कोई भी ट्रेड होगा और उसमें कोई लेन देन हो रही है और कोई दिक्कत आ रही है, तो WTO उसके रिगार्डिंग क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। कल को अगर हम अपने यहाँ पर फार्मर को खूब सारी सब्सिडी देकर उनसे फसल ले खरीद लें और उन फसलों को हम इंटरनेशनल लेवल पे बेचें, तो ऐसे में WTO बीच में आता है और कहता है कि भाई ऐसा है कि आपने अपने फार्मर को सब्सिडाइज रेट करके इंटरनेशनल लेवल पे आप प्राइस को कॉम्पिटिट करने का वाला काम कर रहे हो, एंटी डंपिंग काम कर रहे हो, तो WTO इन चीज़ों पर निगरानी रखता है। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो बफर स्टॉक होता है, जब गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रही है तो बीच में हमें किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अभी फिलहाल ये जितना हाईलाइट किया वो समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। अभी डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले आप दो वर्ड्स के मीनिंग सीखो, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये मेरा हाथ है, ये मैंने पावर 5 लोगों में बांट दी। डिसेंट्रलाइज, ये पावर सिर्फ मेरे पास है। सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। आई बात समझे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि अगर हम सारे जिम्मा अपने ऊपर रखेंगे तो हमारे काम की प्रोडक्टिविटी कम होगी, कुछ जिम्मा हमें क्या कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दे देना चाहिए, वो अपने लेवल पे भी इन चीज़ों को क्या करे, देखे। तो वही है हमारा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम, कि कुछ चीज़ें अब गवर्नमेंट लेवल स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया है। तो कहा गया जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट कब ऑपरेट किया, 1997 के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो बांट दी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो लिखा है इस स्कीम के अंदर हमने डिजाइन किया स्टेट प्रोक्योरमेंट स्टोर। अब क्या है कि सेंट्रल लेवल पे भी चीज़ें स्टोर की जाएंगी और हर स्टेट अपने अपने लेवल पे भी चीज़ों को क्या करके चलेगा, स्टोर करके चलेगा, यानी हमने चीज़ों को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारे पास ये देखो, द डिसेंट्रलाइज सिस्टम, पहले मैं इसको सही कर देता हूँ। द डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट हेल्प करता है फार्मर्स को MSP दिलवाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, PDS सिस्टम हमारा इंप्रूव हो जाता है और फूड ग्रेन को लेकर लोकल लेवल पे कभी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्सेसिव क्वांटिटी में स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, घर में किसी चीज़ का स्टॉक रखा होता है तो आप टेंशन बेफिक्र होकर काम करते हो ना, वही चीज़ है। अब इन सबको मॉनिटरिंग करने का काम किसका है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, ये चेक करता है कि एक साल में हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कौन कौन सा माल किस किस स्टॉक यार्ड में रखा है, किस वेयर हाउस में रखा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। आप ऐसे समझ लो ये एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर आपको सारे के सारे डेटा मिल जाएंगे स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है, या बफर स्टॉक से रिलेटेड। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोरेज का। स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये थोड़ा सा बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना, और डेटा तो कभी भी इकोनॉमिक्स में याद नहीं करना होता। ठीक है, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जो आएंगे वो करंट अफेयर्स के थ्रू आपको बताते रहूँगा। ठीक है,
देखो स्टोरेज की बात ये हो रही है कि जब बफर स्टॉक हो जाता है इंडिया में तो भाई गवर्नमेंट उसको खरीदेगी। अब गवर्नमेंट क्या खुले आसमान के नीचे रख देगी उस स्टॉक को? नहीं, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे इंडिया के लिए गलत चीज़ें बोली गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। गलत या मतलब जो सही है वही बोला गया। ठीक है, 2019 में हमारी जो टोटल कैपेसिटी थी स्टेट एजेंसीज की फूड ग्रेन की वो 750 मिलियन मैट्रिक टन का था। ठीक है, लेकिन जब हम स्टॉक खरीदते थे फार्मर से तो वो एक्सेसिव स्टॉक होता था, यानी हम खरीदते ज़्यादा थे और हमारे स्टॉक यार्ड में जो चीज़ें प्रिक्योर करने के साधन थे वो क्या थे हमारे पास? कम थे। तो इस बात को लेकर गवर्नमेंट ने चिंता व्यक्त की और देखो क्या चीज़ें बोलेगी। उन्होंने कहा द सीपी ऑफ 132 मिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज साइंटिफिक स्टोरेज। देखो हमारे यहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी है फूड ग्रेन्स की वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी फूड ग्रेन की स्टोर करने की कैपेसिटी को भी इन्हांस करें। ठीक है, तो बहुत सारी पब्लिक एजेंसीज हैं, बहुत सारे वेयर हाउस हैं जो स्टोरेज करने का काम करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे। इस बात को लेकर क्या हो जाती है? सीजनल इन्फ्लेशन हो जाती है। सीजनल इन्फ्लेशन क्या होती है? देखो गवर्नमेंट के जब रखने के लिए स्टोरेज हाउस नहीं होंगे तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा नहीं तो मार्केट में उन चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से होता है। यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है कि कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास 29 मैट्रिक टन है। ये सब आपको नहीं याद करना। ठीक है, कुल मिला के आपको ये याद करना है, ये समझना है, याद भी नहीं करना, समझना है कि हमारी इंडिया में जितनी ज़रूरत है हम उतनी स्टोरेज नहीं कर पाते। इस गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें की। गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका। गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे हमसे तो काम हो नहीं पा रहा, हम जितनी स्टोरेज होनी चाहिए उतनी तो हम नहीं कर पा रहे, तो अब ऐसे में अब ये जिम्मा जो है हम किसको दे देते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को दे देते हैं, जिसे PEG बोला, पैग प्रोग्राम बोला जाता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को स्कीम दिया कि आप अपने लेवल पे जितना आप स्टोरेज कैंप बना सकते हो उतने आप स्टोरेज कैंप बनाओ। यहाँ पर हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्लॉयस, ट्रिपल P मॉडल। पर ये ट्रिपल P मॉडल फुल फॉर्म बताओ, मैंने आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको। ट्रिपल P मॉडल, देखते कौन सा इसका आंसर देगा। ट्रिपल P मॉडल के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया और कहा कि आप हमारे लेवल पे क्या बनाओ? चीज़ों को बनाओ। और ऑनलाइन डिपोट मैनेजमेंट स्कीम के तहत वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी? सेंट्रलाइज वे में रहेंगी और जो भी चीज़ें होंगी वो इस डेटा के थ्रू होंगी। मतलब अब मान लो हमने स्टोरेज हाउस बना दिया, अब एक फार्मर आके बोला कि मुझे ये अपनी वीट यहाँ पर स्टोर करवानी है। हमने कहा हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ 10 किलोमीटर जाओ वहाँ पर आपको स्टोरेज हाउस मिल जाएगा। तो हम उन्हें ये इंश्योर कर पाएँ कि 10 किलोमीटर बाद आपको इतनी स्टोरेज मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए एक डेटा मेंटेन होना चाहिए, डेटा बेस होना चाहिए, जिसको नाम दिया ऑनलाइन डिपोट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में होते हैं ODMS। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक की बात है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? श्योर, चल सकते हैं आगे? चलो देखो अभी हमने ये 2 टॉपिक तो अपने पास कंप्लीट कर लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वैसे आज का ये टारगेट नहीं था बट मुझे लगता है ये भी कर देते हैं, तो क्यों मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाऊं। ठीक है, एक है हमारा फार्म सब्सिडीज। फार्म सब्सिडीज का मतलब होता है कि जो किसान भाई लोग हैं उनको गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडीज देती है। अब सब्सिडीज 2 तरीके से देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ दोनों का मतलब क्या होता है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फार्म सब्सिडीज। फार्म सब्सिडीज जो होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है गवर्नमेंट बजट का। आप जानते हो गवर्नमेंट चाहती है किसानों का विकास हो, इसके चलते हर साल बजट में फार्म सब्सिडी के बारे में चर्चा हर साल होती है। ये कोई पहला साल नहीं है जो हुई है, हर साल इसके बारे में चर्चा होती है क्योंकि गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठाती है एग्रीकल्चर लोगों को सब्सिडी देना। आप जानते हैं जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर फार्म सब्सिडी दी जाती है 40%, मतलब उनका जो GDP होता है उसका 40% क्या दी जाती है? फार्म सब्सिडी। लेकिन हमारी इंडिया में कितना दे पाते हैं GDP का? 7.9%, 7.8%। माना बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में हम भी 40-30% को टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप क्या समझे कि फार्म सब्सिडी देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपनी GDP का 40% फार्म सब्सिडी में देती है, लेकिन हम अभी कितना दे पा रहे हैं? 7.8%। फार्म सब्सिडी 2 तरीके से दी जा सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो ये है कि आप क्या करो, किसान लोगों को सीधा पैसा दे दो। आप सीधा पैसा दोगे तो उनको जो भी अपना इनपुट खरीदना है, जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है, जो भी सीड्स खरीदना है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो आराम से उसे खरीद सकते हैं। यानी यहाँ पर डायरेक्ट सब्सिडी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? सीधा किसानों के हाथ में पैसा थमा दिया, उनके अकाउंट में डाल के। वही लिखा है डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। दीज आर द काइंड ऑफ सब्सिडीज इन विच डायरेक्ट कैश इंसेंटिव, डायरेक्टली हमने कैश इंसेंटिव पे कर दिया फार्मर्स को, जिससे वो अपने पास क्या करें? ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसको कॉम्पिटिट कर पाए। आई बात समझे? डायरेक्ट सब्सिडी देना इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब वो पहले से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और मैन्योर वगैरह खरीद सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनकी जो फर्टिलिटी रेट है, सॉइल फर्टिलिटी रेट है या प्रोडक्शन लेवल है, वो क्या होगा? इन्हांस होगा, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। बोलो क्लियर
क्लियर हुआ। दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी में क्या होता है, गवर्नमेंट सीधा पैसा नहीं देती। गवर्नमेंट ये कहती है कि एक काम करो कि कल को तुमने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन की हम माफ़ी दिलवा देंगे। आप ऐसा है लोन पर इंटरेस्ट दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे लोन्स है फार्मर के जो वेव ऑफ करवाए। वेव ऑफ का मतलब है छुटवाए हैं कि ये फार्मर ने मान लो लाख 50 हज़ार रुपए के लोन लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए या फार्मिंग करने के लिए, उन लोन्स को पूरी तरह से माफ़ कर दिया। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। दीज आर द फार्म सब्सिडी वेयर द प्रोवाइडर फॉर चीपर क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको लोन लेना है तो चीपर रेट पर आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा, आपका जो कोई लोन है पुराना उसको वेव ऑफ कर देंगे, और आपका जो इरिगेशन है उसमें खर्चा था उसको कम करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम करवा देंगे, फर्टिलाइजर सीड के प्राइस कम करवा देंगे। ये सारी सब्सिडी देकर आपको क्या करें, इनिशिएट करें कि आप फार्मिंग अच्छी तरीके से करो, और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक बात सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले WTO का जिक्र किया था ना, अब वो जिक्र यहाँ पर होने वाला है। देखो, आप एक बात सोचो, अगर हम फार्मर्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो इससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता होगा महंगा होगा? एक्सपोर्ट कम रुपए में होगा, तो इससे हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो WTO देख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अपने फार्मर को सब्सिडी दे दे के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये जब प्रोडक्ट को बेचते हैं तो बाकी लोगों का माल महंगा होता है, इंडिया का माल सस्ता हो जाता है, क्योंकि फार्मर को सस्ते रेट पर पड़ा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। तो ऐसे व्यापार रुकता है। ऐसे एक कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रही है लेकिन बाकी कंट्री को उस चीज़ का क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट। तो WTO स्ट्रिक्ट एक्शन में आ जाता है। WTO इसी बात को लेकर बार बार इंडिया को डंडा मारती है, लेकिन इंडिया वाले भी कम नहीं है, वो कहते नहीं हमें अपने फार्मर्स को देखना है, आपकी डंडा मारने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत बातें मान लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मानते। वही लिखा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पुट सम सीलिंग, कुछ सीलिंग लगा रखी है उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ पर, कि अब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को इतनी सब्सिडी दे दे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये WTO नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग भी ना यार फार्मर के सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, ठीक है, फार्मर्स के लिए हित में काम करते हैं। ठीक है, देखा गया कि अभी का जो हमारा बजट था उसके अंदर 1,60,000 करोड़ रुपए हमने जो है अराउंड GDP का 2% किस पर लगाया, सब्सिडीज़ पर लगाया। यानी इतने रुपए हमने फार्मर्स के लोन को वेव ऑफ करने में, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने में अपना पैसा खर्च किया। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए और गवर्नमेंट आपको पैसा देती थी हर महीना, तो इसके मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। वो बच्चे जिनके पास पैसों की कमी होती है उनके पास पैसों की कमी नहीं होने लगी, लेकिन जिनको पैसा मिलने लगा हो सकता है वो दारू पीने लगे हो। भाई एक बात बताओ, फार्मर्स जो होते हैं ये मेहनत करते हैं तो इन्हें रात को तो कुछ चाहिए होता है ना। मैं देखो गलत मत समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ फार्मर्स ही नहीं पढ़े लिखे लोग भी हैं जो दारूबाजी में अपने पैसे इन्वेस्ट बेकार कर देते हैं। सोच के चलो, अगर गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट कैश देती है तो इससे वो लगता है आपको वो प्रॉपर तरीके से हर किसान सीड खरीदता हुआ, हो सकता है वो अपने घर खर्च में कर दे, हो सकता है उसे जुए की लत लग जाए, हो सकता है उसे फ्री के खाने की आदत लग जाए कि उसे पता है कि फार्मिंग करे ना करे गवर्नमेंट देखो पहली बात तो उन्हें सब्सिडी दे रही है, फिर कल को गवर्नमेंट उन्हें MSP देगी, तो फार्मर मेहनत क्यों करेगा? सोचो, जब उसे पता है बीज बोने से पहले उसे पैसा मिल रहा है, बीज बोने के बाद उसकी गारंटेड पैसा मिलेगा MSP के थ्रू, तो वो मेहनत क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों की वजह से प्रोडक्टिविटी जो बढ़नी चाहिए वो देखा गया कि वो कम भी हो रही है। वो क्या देखा गया कि वो कम भी हो रही है। तो वही लिया है इसका डीमेरिट है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी देने की वजह से जो बिग फार्मर्स है उनको तो फायदा पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि बिग फार्मर्स के पास पैसों की कमी नहीं होती है। अगर बिग फार्मर के लोन वेव ऑफ हो जाएंगे तो उन्हें तो फायदा हो जाएगा, बिग फार्मर को सब्सिडी मिलेगी तो उनको तो फायदा मिलेगा। जो चीज़ हमारे यहाँ पर रैशनल, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को मिलनी चाहिए उसका फायदा किसको मिल रहा था? बिग फार्मर्स को मिल रहा था। और जो हमारा इनडायरेक्ट सब्सिडी है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहा था प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फार्मर को पता था जैसी फसल होगा गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा था? डाउन कर रहा था। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई? कोई दिक्कत? वैसे अब ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की। ये था आपका फार्म सब्सिडी। आज मैंने 3 टॉपिक कवर कर दिए। वैसे आज का टारगेट 2 का था बट हमने कवर 3 कर दिए। दोस्तों हाँ, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है, बट आगे वाले टॉपिक्स हैं उसमें टेंशन मत लेना, जितना आप इन टॉपिक्स में बेस बनाओगे आगे वाले टॉपिक उतने आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो हमारा बफर स्टॉक हो गया, स्टोरेज हो गया और फार्म सब्सिडी भी होगा। आप बताओगे फार्म सब्सिडी क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में कैश मिलता है, इनडायरेक्ट के अंदर उनके लोन्स वगैरह को माफ़ कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम PDS, फूड सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए, चैनल बनाए हुए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन लिंक्स को ज्वाइन करके उसका फायदा उठा सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।